ऑफ। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में दो कारक हैं, पहले हमें वो पढ़ने हैं। पहला है द्रव की प्रवृत्ति या प्रकृति। कल कुछ लोग फिजिक्स की क्लास में पूछ रहे थे कि सर बायो की क्लास होगी या नहीं होगी। तो बायो की क्लास एक दो दिन में होगी, अभी कल या परसों तक, ठीक है, हो जाएगी। द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति पर किस प्रकार से निर्भर करता है। देखो वाष्प दाब का मतलब क्या है, वाष्प का बनना, जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। वाष्प डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाष्प दाब, वाष्प जितनी ज्यादा बनेगी ना वाष्प दाब उतना ज्यादा होगा। वाष्प कब ज्यादा बनेगी, जब उसको तापमान दें, और तापमान देने से वो जो लिक्विड है, कोई भी द्रव है, उसको जब तापमान दिया जाता है तो उसकी वाष्प बनेगी कब, जब उसको तापमान देंगे और उसके जो अणु हैं उन अणुओं के मध्य जिस, जो हमें पता है ना कि कोई भी दो या दो से अधिक जो अणु होते हैं उनके बीच में विभिन्न प्रकार के आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होते हैं। तो अगर प्रबल आकर्षण बल है तो वो आबंध आसानी से नहीं टूटेंगे, मतलब अणु दूर दूर नहीं होंगे। अणु अगर दूर दूर नहीं होंगे तो वाष्प नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वाष्प जो ये कण है, जो द्रव के कण है, इनके बीच में जो द्रव है, जो द्रव के कण है या जो अणु है, इनके बीच में दुर्बल प्रकार के आकर्षण बल उपस्थित रहने चाहिए। इस प्रकार के आकर्षण बल, दुर्बल प्रकार के आकर्षण बल उपस्थित रहने चाहिए। अगर दुर्बल प्रकार के आकर्षण बल उपस्थित रहते हैं तो इनके मध्य जो आबंध है वो दुर्बल होगा और आसानी से टूट जाएगा, तो वाष्प दाब में वृद्धि होगी। अर्थात द्रव की प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि द्रव के अणुओं के मध्य दुर्बल आबंध उपस्थित रहने चाहिए, जिससे उनके मध्य का आबंध आसानी से टूट जाए और वाष्प की मात्रा में वृद्धि हो या बढ़ोतरी हो। ये किसकी बात कर रहे हैं, द्रव की प्रकृति की बात कर रहे हैं। ये तो चलो ठीक है। उसके बाद आता है तापमान। देखो बेटा, तापमान से किस प्रकार प्रभावित होता है, ये बात सोचने समझने वाली है, थोड़ा सा ध्यान देना। तापमान पर किस प्रकार से निर्भर करता है। देखो जब तापमान की बात करते हैं तो हमें पता है कि जब कोई भी द्रव है, कोई भी विलयन है, उसका तापमान बढ़ाया जाता है तो तापमान बढ़ाने से उसके अणुओं के बीच के जो आकर्षण बल होते हैं वो टूट जाते हैं और अणु जो होते हैं, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने से वो अणु द्रव की सतह पर जाना प्रारंभ कर देते हैं। कैसे कि कोई भी मान लो एक पात्र है और उस पात्र के अंदर जो द्रव, ये विलयन हमने भरा है, जब इस द्रवीय विलयन को हम गर्म करते हैं, जब द्रवीय विलयन को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर क्या होगा, जो अणु इसके तल पर है, देखते हैं ना जब पानी को गर्म करते हैं आपने देखा होगा नीचे बबल से बनते हैं, जो कंटेनर होता है, जो बबल होता है, जो अपनी लैंग्वेज में टोपियो, ठीक है ना, उस टोपिए के जो तल होता है, उस टोपिए के तल पर छोटे छोटे जल की बूंदें दिखाई देती है आपको। जैसे आप उसको गर्म करते हैं तो बूंदें नीचे से उठकर ऊपर की ओर आ रही होती हैं, ठीक है। जब वो नीचे से उठ के ऊपर की ओर आती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जल के अणु है या जो द्रव के अणु है वो यहाँ नीचे मान लो यहाँ पे बूंदें बनी और ये उठ के कहाँ आती है, उसकी सतह पर आना प्रारंभ कर देती है और फिर ये किसके रूप में बदलती है, वाष्प के रूप में बदलती है। क्योंकि वाष्प दाब की जो घटना है वो तो सील्ड पैक कंटेनर में होती है, आपको पता है। वाष्प दाब की घटना कहाँ होती है, सील्ड पैक पात्र में होती है। जो बंद पात्र होता है उस बंद पात्र में वाष्प दाब की घटना को देखा जाता है। तो जब ये अणु, जो द्रव के अणु है वो यहाँ से निकल के उसकी सतह पर आते हैं और या फिर वाष्प के रूप में यहाँ परिवर्तित होते हैं, तो जब आपने इसको तापमान बढ़ाया तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे हमें बोलते हैं ना सैचुरेशन पॉइंट आता है, संतृप्त बिंदु आता है। संतृप्त बिंदु होता है, किसी भी चीज का एक संतृप्त बिंदु आता है। हम बोलते हैं ना यार अति मत कर, अब बहुत हो गया। तो अति मत करने का मतलब है कि हमारा जो कोई भी काम करते हैं किसी भी चीज में एक संतृप्त बिंदु होता है। मान लो हमारा पढ़ाने का भी एक संतृप्त बिंदु होता है। हम एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा चाहें तो 5 घंटे पढ़ा सकते हैं, मतलब एक घंटे की 5 क्लास, ज्यादा से ज्यादा 6 ले सकते हैं, एक घंटे की 6 क्लास ले सकते हैं। उसके बाद अगर हमें क्लास लेनी हो तो फिर हमारा भी संतृप्त बिंदु आ जाता है। आप लोगों को मैं ये बोलूँ कि मेरी लाइव क्लास आप लगातार 1.5 घंटा देख लो तो आधे तीर सुन के बावले हो जाएंगे। आधों का दिमाग में गड़बड़ तभी हो जाएगी कि 1.5 घंटा लगातार, और वो भी लाइव पॉसिबल नहीं है। इसलिए तो हमने क्लास का जो सेशन है वो आधे घंटे का रखा है ताकि बच्चे बोर नहीं हो, क्योंकि लाइव में पढ़ना और क्लास में पढ़ने में बहुत फर्क होता है। तो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, एक संतृप्त बिंदु आ जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक संतृप्त बिंदु आता है। कैसे, आपने प्रेशर कुकर की घटना देखी होगी कि प्रेशर कुकर में क्या
क्योंकि पहले तापमान बढ़ाते हैं तो पहले वाष्प बनती है, वाष्प बनती है। जब वाष्प का अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो सीधी फिशल बजना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी आप देखना कि उसका ढक्कन जब अपने खोलते हैं तो उसके ढक्कन के नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं, पानी की बूंदें नीचे चिपकी होती हैं। वो कहाँ से आई? क्योंकि जब आपने तापमान बढ़ाया तो तापमान बढ़ाने पर एक संतृप्त बिंदु आ गया, और उस संतृप्त बिंदु के बाद अगर आप और तापमान को बढ़ाते हो तो फिर वहाँ पे क्या पैदा हो जाती है, एक संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट होती है बेटा? संघनन। संघनन में क्या होता है कि जो हमारा पात्र है, जो सील पैक कंटेनर है, उसके नीचे, उसके ढक्कन के नीचे वाले साइड में वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी के छोटे छोटे बूंदें वहाँ जुड़ना प्रारंभ हो जाती है, उसके साथ चिपकना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो सामान्य सी बात है कि तापमान बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनकी जो वाष्पित होने की क्षमता है वो तेज हो जाती है, वाष्पित होने की क्षमता बढ़ जाती है। जब किसी की वाष्पन क्षमता बढ़ती है तो एक निश्चित तापमान तक तो वाष्पता बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा तापमान बढ़ाने से संघनन होना प्रारंभ हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा। और जब संघनन होगा तो ये पानी की बूंदें वापस पानी के अंदर यानी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब तापमान बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, नो डाउट। लेकिन अगर तापमान को आप सैचुरेशन पीएच, सैचुरेशन टेम्परेचर, संतृप्त ताप, अगर आप संतृप्त ताप से ज्यादा बढ़ाओगे तो उस केस में वेपर प्रेशर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वाष्प है वो किस में बदलना प्रारंभ हो जाएगी? पानी में बदलना यानी कि लिक्विड में बदलना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये थे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट है, पढ़ने हैं, ठीक है, आपके नोट्स में है, प्लीज रीड इट। अगर किसी बच्चे को नोट्स नहीं मिलते हैं तो मैंने आपको मेरे क्वेश्चन नंबर दिए थे, आप उनमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को मैंने ग्रुप में ऐड नहीं किया हो, जो नए जुड़ रहे हैं, आज तो वैसे कम जुड़े हैं। प्रियंका गढ़वाल है क्या? प्रियंका गढ़वाल नहीं है, और 2-3 बच्चे और थे, नितेश कुमार, और ये पता नहीं कौन सी दुनिया में है, ठीक है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूँ। एक ग्रुप है जिसमें सारे नोट्स वगैरह शेयर होते हैं। आने वाले टाइम पर कुछ पेपर भी शेयर होना स्टार्ट होंगे, अगर लाइव क्लासेस कंटिन्यू रही और स्कूल नहीं खुले तो तापमान के बारे में पढ़ चुके हैं, इतना आपको पढ़ना है। और आगे हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो है राउल्ट का नियम। गौर फरमाइएगा जरा। बेटा राउल्ट है, राहुल नहीं। कई बुक्स के अंदर राहुल लिखा है, वो गलत है। राउल्ट का नियम है, राहुल नहीं। तो राउल्ट का नियम या राउल्ट्स लॉ, देखो राउल्ट्स लॉ क्या होता है। इससे पहले हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, वाष्पशील विलय और अवाष्पशील विलय। दो प्रकार का विलय है। जैसे हेनरी का नियम दो प्रकार से था, एक तो था आंशिक दाब के रूप में और दूसरा था मोल भेद के रूप में। वैसे जो हमारा राउल्ट का नियम है, इसके दो टाइप कौन से हैं? एक तो है जब वाष्पशील विलय मिलाया जाता है, और दूसरा है जब अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्पशील विलय मिलाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि वाष्पशील विलय और अवाष्पशील विलय क्या है? वाष्पशील वो होते हैं जो वाष्पित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे विलय जो वाष्पित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे अल्कोहल है, ईथर है, अमोनिया है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन है, ये सब क्या है? वाष्पित होने वाले विलय हैं। और अवाष्पित कौन से हैं? जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, सॉल्ट है, या पानी के अंदर डालो या किसी भी सॉल्यूशन में डालो इनको, तो ये वाष्पित नहीं होते हैं, तो ये अवाष्पशील विलय है। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम पढ़ेंगे। हमें इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्राशनन दाब। ये 4 प्रकार के अनुसंचित गुणधर्म हैं जो हम इस चैप्टर में राउल्ट के नियम के बाद आदर्श और अनादर्श विलयन और उसके बाद ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमें ये देखना है अभी कि सबसे पहले जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन कैसे प्रभावित होता है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक मिक्सचर है वाटर प्लस
शुगर, और दूसरा है वाटर प्लस अल्कोहल। और भी ले सकते हैं आप। देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, प्लस शुगर का वाटर पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 100 से ज़्यादा होगा या कम होगा? शुगर सॉलिड है ना, तो 100 से ज़्यादा होगा। इट मीन्स हमने मान लिया कि 100 प्लस x, आप ऐसे थोड़ा इसको मान लो, कुछ भी मान लेते हैं, x मानना है ऊपर, मान लो ये 120 डिग्री सेल्सियस है, लेट्स अज्यूम, है ना। और जब हम वाटर और अल्कोहल की बात करते हैं तो वाटर का तो वही 100 डिग्री सेल्सियस प्लस अल्कोहल का होता है 73.8 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इन दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो द एवरेज मस्ट बी, सपोज दैट द वैल्यू ऑफ एवरेज इज x, और इस केस में जो वैल्यू ऑफ एवरेज है वो कितना है, y है। इसका जो औसत है वो x मान लिया और इसका औसत कितना है, y है। अब एक चीज इन दोनों से समझ में आ रही होगी कि इस केस में हो क्या रहा है कि x ग्रेटर देन y, क्या हो रहा है, x ग्रेटर देन y, क्योंकि 100 और 120 का एवरेज कितना होगा, 110 है ना, 110 होगा, और 100 और 73 का कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि 100 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये वैल्यू 100 से कम है। तो जब शुगर कैसा है, अवाष्पशील विलय, अल्कोहल कैसा है, वाष्पशील विलय, मतलब अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्वथनांक में कमी हुई या वृद्धि हुई? देखो वृद्धि हुई है ना, 120 और एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 110। पहले कितना था, 100, अब कितना होगा, 110, मतलब बढ़ा या घटा, तो क्वथनांक में क्या हुई, वृद्धि। इसे बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, और यहाँ पे घटा है तो इसको बोलेंगे क्वथनांक में अवनमन। क्या बोलते हैं इसको, क्वथनांक में अवनमन। अच्छा, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, अगर क्वथनांक कम हो रहा है तो वाष्प दाब भी क्या होगा, पहले ऑब्टेन हो जाएगा। जिस बिंदु पर आपने सुना होगा कि वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। हमने आज तक ये पढ़ा है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वो क्वथनांक कहलाता है, वो भी सही है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या है कि किसी विलयन का वाष्प दाब अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वो ताप जिस पर ये वाष्प दाब इसके बराबर हुआ, वो ताप क्या कहलाएगा, इसका क्वथनांक कहलाता है, ध्यान रखना। तो इन दोनों चीजों से हमने क्या डिस्कस निकाला कि अगर अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि होती है, अगर वाष्पशील विलय मिलाते हैं तो क्वथनांक में क्या आती है, कमी आती है। तो वाष्पशील और अवाष्पशील आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है राउल्ट का नियम, क्योंकि राउल्ट के नियम पर बेस्ड न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम रहते हैं। एक एक्सप्रेशन आता है, एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बोल के बताता हूँ, जो हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं हो पाएगा। यदि किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या परिवर्तन होगा, या दोबारा कैसे हो सकता है, अवाष्पशील विलय मिलाने पर राउल्ट के नियम के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करो। अवाष्पशील विलय मिलाने के लिए अवाष्पशील विलय मिलाने के लिए या अवाष्पशील विलय मिलाने पर राउल्ट के लिए व्यंजक उत्पन्न करो, राउल्ट नियम के लिए व्यंजक उत्पन्न करो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 साल पहले या साल पहले एग्जाम में आया भी हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर राउल्ट के नियम के अनुसार हम देखें और उसमें वाष्पशील विलय की जगह अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो राउल्ट के नियम का एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो बात करते हैं, जब अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तब क्या होगा और वाष्पशील मिलाया जाता है तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम राउल्ट के नियम को डिस्कस करते हैं वाष्पशील विलय के लिए। इसके लिए डिस्कस करना है सबसे पहले वाष्पशील विलय के लिए। अब हम बोल देते हैं कि जो विलय और विलायक है वो दोनों वाष्पशील हैं। वाष्पशील विलय तथा देखो, अगर दोनों चीजें वाष्पशील हैं, वेपराइजेबल हैं, तब क्या होगा। उससे पहले बात कर लेते हैं कि राउल्ट का नियम होता क्या है। देखो, राउल्ट का नियम ये कहता है कि हेनरी के नियम में क्या था,
कि जो विलेन का आंशिक दाब है वो उसकी जो विलय होता है उसकी बॉल भिन्न के समानुपाती होता है। इसमें ये कहता है कि अगर मान लो हमारे पास दो विलेन, एक विलेन है और उस विलेन के अंदर दो घटक हैं ए और बी। हमने बोल दिया कि जो ये ए है हमें पता है ये क्या है, विलायक है, और बी क्या है, विलय है। अब हमने ये बोला कि इस ए का आंशिक दाब पी ए है और इसकी मोल भिन्न एक्स ए है, और बी का आंशिक दाब पी बी है और मोल भिन्न क्या है, एक्स बी। बात समझ रहे हैं? ए का आंशिक दाब पी ए और मोल भिन्न एक्स ए, और बी का आंशिक दाब पी बी और मोल भिन्न एक्स बी। अगर ऐसा है तो राउल्ट कहता है कि राउल्ट के नियमानुसार यदि ऐसा होता है तो किसी विलयन के विलायक का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती तथा विलय का आंशिक दाब विलय की मोल भिन्न के समानुपाती। अर्थात ऐसे सुनिएगा, डेफिनेशन बोलता हूँ बराबर। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के विलय तथा विलायक का आंशिक दाब उनकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक का आंशिक दाब उनकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। विलय तथा विलायक का वाष्प दाब आंशिक दाब जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, उनकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो पी ए विलायक है, इसकी मोल भिन्न क्या होगी, एक्स ए। अब आपको पता है जब भी हम समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो कुछ न कुछ एक समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, सॉरी, तो एक समानुपाती नियतांक आता है। जैसे पी ए बराबर क्या आएगा, पी ए नॉट एक्स ए। क्या है बेटा, पी ए नॉट एक्स ए। बोला सर अभी तक तो पी ए और एक्स ए में चल रहे थे, अब आपने एक नया लफड़ा कर दिया, वो क्या, पी ए नॉट। ये क्या बला होती है, देखो ढंग से देखो, जब भी इसके ऊपर ऐसे डॉट लगता है किसी के भी ऊपर, या तो आपको बोला होगा, फिजिक्स में बताया होगा, इनको मानक बोला जाता है, और या फिर हम इनको बोलते हैं हमारी भाषा में शुद्ध, प्योर। तो जो पी ए नॉट है वो है शुद्ध विलायक का वाष्प। क्या बेटा, शुद्ध विलायक का वाष्प। और इसी प्रकार से पी बी नॉट भी आएगा, तो पी बी नॉट क्या होगा, शुद्ध विलय का वाष्प। अब आप बोलोगे सर शुद्ध वाली ये क्या नया लफड़ा है। देखो जब आप ए और बी दोनों घटकों को मिला देते हो तो उसमें एक विलयन बन जाता है। जब हम ए और बी दोनों घटकों को मिला देते हैं तो उसमें क्या बन जाता है, एक विलयन बन जाता है। और इस विलयन के दौरान जो ए और बी एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब हम इनको ऐसा बोल रहे थे कि ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि जब दोनों मिल गए आपस में तो इनकी शुद्धता खत्म हो गई। मैंने बोला कि एक बाउल के अंदर मान लो क्लोरोफॉर्म है और एक बाउल के अंदर मान लो अल्कोहल। जब तक ये दोनों अलग अलग हैं तब तक विलयन नहीं बना। क्लोरोफॉर्म प्योर है, अल्कोहल भी प्योर है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें प्योर अल्कोहल है, या ये नहीं कह सकता कि इसमें सिर्फ क्लोरोफॉर्म है, यानी कि उन दोनों के अंदर क्या है, मिक्सचर है। तो जब मिक्सचर की बात आती है तो हम बोलते हैं पी ए और पी बी। यहाँ पे पी ए और पी बी क्या है, मिक्सचर, विलय और विलायक का। जब विलयन बन गया उसके बाद, जब विलयन नहीं बना है उस टाइम पर पी ए नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी बी नॉट शुद्ध विलय का वाष्प दाब। तो ये शुद्ध कब होता है, प्योर कब होता है, जब इन दोनों को एक एज अ मिक्सचर यानी कि विलयन के रूप में नहीं माना जाता है या नहीं बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे पी ए के साथ हुआ है, ठीक इसी प्रकार से पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स बी के, और पी बी बराबर होगा पी बी नॉट एक्स बी। क्या होगा, पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी। सो पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए और पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स ए। ये है राउल्ट का नियम। अगर आपसे कोई ये पूछे कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तो आप राउल्ट के नियम को इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि यदि किसी विलयन में उपस्थित विलय तथा विलायक का आंशिक दाब
विलय तथा विलायक का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये इसकी डेफिनेशन है राउल के नियम की। अब यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा कि PA बराबर PA नॉट x से PB बराबर PB नॉट x p। PA नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और PB नॉट क्या है? शुद्ध विलय का वाष्प दाब। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, वो है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो PT बराबर होता है PA प्लस PB। हमने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ाया ना बेटा पहले 11वीं क्लास में। आंशिक दाब का नियम क्या होता है कि किसी भी पात्र में उपस्थित सभी व्यक्तिगत गैसों का दाब जो होता है वो उस पात्र के कुल दाब के बराबर होता है। तो हमारे विज्ञान में कितने घटक थे? 2। कौन से? A और B। A का कितना है? PA। B का कितना है? PB। टोटल कितना होगा? PA प्लस। बात समझ आ रही है यहाँ तक? अगर किसी को कोई दिक्कत हो, वॉइस क्लियर नहीं हो, कोई डाउट हो, कुछ और हो तो प्लीज पूछ लेना, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो PT बराबर क्या है बेटा? PA प्लस PB। तो PT बराबर PA प्लस PB का PA की वैल्यू क्या है? PA नॉट x है, PB क्या है? PB नॉट x। ठीक है, अब दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। क्या आएगा? PP बराबर PA नॉट x प्लस PB नॉट x। अब हमारे एक ऐसी चीज काम आने वाली है जो हमने पहले पढ़ी। इस चैप्टर के स्टार्टिंग सेशन में मैंने आपको एक बात बोली थी कि बेटा हमें मोल भिन्न हमारे सिलेबस में नहीं है। 12th क्लास में है, कोई भी आपको मोल भिन्न नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैंने पढ़ाई थी। उसका रीजन ये था कि मोल भिन्न हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मोल भिन्न पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी है, उस पर बेस्ड डेरिवेशन भी है। अगर उनको आपने करना है तो मोल भिन्न को पढ़ना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो, अगर आपको याद हो कि किसी में 2 घटक होते हैं तो दोनों घटकों की मोल भिन्नों का योग 1 के बराबर होता है। दोनों घटकों की मोल भिन्नों का योग किसके बराबर होता है? 1 के। अब यहाँ तो x1 को xb के रूप में लिख लो या xb को xa के रूप में लिख लो। हम लिख लेते हैं कि xa बराबर 1 माइनस xb। कोई डाउट है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चूंकि ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है। तो xa प्लस xb बराबर 1 और xa बराबर क्या है? 1 माइनस x। पुट द वैल्यू ऑफ xa, पुट द वैल्यू ऑफ xa। अब xa की वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या आएगा? pt बराबर PA नॉट इनटू 1 माइनस xb प्लस PB नॉट xb। अब इस ब्रैकेट को खोलो, PA नॉट माइनस PA नॉट xb प्लस PB नॉट xb, दिस इज इक्वल टू PT। और अब देखो इन दोनों टर्म से, ये जो 2 टर्म हमारे पास 4 मिनट बाकी हैं, थोड़ा सा स्पीड अप लूंगा मैं। ये जो दोनों टर्म्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है ब्लू मार्क, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है बेटा? xb। तो हम इसमें से xb कॉमन लेते हैं। दैट्स ऑल। PA नॉट xb कॉमन ले लो, ब्रैकेट PB नॉट प्लस क्या, इसको इधर लिख दो, PA नॉट माइनस क्या, इधर लिख दो, और बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो प्लस ले लिया और ये माइनस PA नॉट था तो माइनस। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्लस ले लो, इसके अंदर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस PA नॉट होगा। तो PT बराबर क्या है? PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट इनटू xb। इसी प्रकार से आपको जरूरी नहीं है कि इसको आपने xb की फॉर्म में रखा है। हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ से ऐसे करें कि xb बराबर 1 माइनस xa, तो xb की वैल्यू आप 1 माइनस xa लिख सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे PA नॉट आया, उस केस में यहाँ पे PB नॉट आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस प्रकार से हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, या तो xa के टर्म्स में या फिर xb के टर्म्स में, जिसमें भी हम चाहें हम टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके हेल्प से? राउल के नियम की हेल्प से। अब देखो बेटा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो 3 मिनट बचे हैं उस पे हो नहीं पाएगा क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। तो मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बता देता हूँ
3 मिनट में। अगर मान लो मैं इस इक्वेशन के बारे में बात करता हूँ तो आपको पता होगा ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की भांति है, एक सरल रेखीय समीकरण की तरह है। कौन? ये दोनों समीकरण हैं और ये भी एक सरल रेखा के समीकरण है। लेकिन जब आप लोग 11th क्लास में थे तो मैथ्स में या फिजिक्स में जब भी या कभी केमिस्ट्री में मैंने बताया होगा कि दो प्रकार की इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, y बराबर mx या y बराबर माइनस mx। माइनस का मतलब स्लोप कैसे है, ढाल कैसे है, नेगेटिव है। जब ढाल नेगेटिव होती है तो ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आता है और जब पॉजिटिव होती है तो नीचे से ऊपर की ओर आता है। ये आपको पता है, ये सरल रेखीय समीकरण होती है। एक और होती है कौन सी? y इक्वल टू mx प्लस c। कौन सी इक्वेशन होती है? y इक्वल टू mx प्लस c। जो y इक्वल टू mx प्लस c है इसमें m क्या है? ढाल। x x एक्सिस है, y y एक्सिस है, c जो है वो क्या होता है? अंतःखंड, इंटरसेप्ट। और इसमें अंतःखंड एब्सेंट है। तो अगर इस समीकरण की तुलना हम इससे करते हैं y बराबर mx वाली, तो ये तो हो गया हमारा y एक्सिस, ये p नॉट हो गया इसकी ढाल और x a ये क्या हो गया इसका x एक्सिस पर। सिमिलरली इसमें भी करेंगे तो y और ये m क्या हो गया p नॉट और x क्या हो गया। अब इसकी करके देखो तो pt y एक्सिस पे आएगा बराबर m, ये m और ये x, तो m इसकी ढाल हो गई x प्लस ये c है क्योंकि कांस्टेंट है ना p नॉट। मैंने आपको बोला था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा क्या रहता है? नियत रहेगा, वो हमेशा नियत रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो p a नॉट जो है वो क्या आ गया? c आ गया, अंतःखंड आ गया, इंटरसेप्ट आ गया। बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, और नहीं है तो प्लीज़ इसको घर पे एक बार पढ़ें, नोट्स आपको मैंने दिए हैं उनको लिखें। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे डिस्कस करें। हमें अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, छोटा मोटा जैसा भी है, प्लीज़ आस्क। कोई भी डाउट नहीं है? कहीं तो क्लास लेट करना स्टार्ट कर दिया, इतनी जल्दी थी भागने की। चलो ठीक है, इसको घर पे पढ़ने की कोशिश करें और जितना जल्दी हो उसके सिर्फ ये होमवर्क भी पूरा करें। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी फिजिक्स की क्लास है बेटा, तो लीव हो जाना लेकिन वापस में ऐड हो जाना।